हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल न्यूज़। अगर मैं आपके पास बात करता हूँ बोर्ड एग्जाम की किसी बच्चे के सामने तो वो टेंशन में रहता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अब आपको बोर्ड एग्जाम एक बार नहीं 2 बार देने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल इस चीज़ को अच्छे समझते हैं। सारी बारीकियाँ जो भी सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिस आया उसको एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले जो बात होती है हमारे पास कहाँ से आती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 के अंदर आई थी, उसने यहाँ पर से कुछ बातें बोली थी। तो मैं उसके की पॉइंट्स लेके आया हूँ, जल्दी समझते हैं क्या क्या बात की थी। सबसे पहले यहाँ पर से उन्होंने बोल दिया था कि जो बच्चे अफवाह उड़ाते हैं ना कि 10th की बोर्ड रद्द हो रही, 10th की बोर्ड नहीं होगी आगे, सबसे पहली चीज़ यही बोली गई है कि यहाँ पर से बोर्ड एग्जाम्स लगातार 10th-12th के कंटिन्यू रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई बोर्ड एग्जाम जो बहुत सालों से चलता आ रहा है उसके अंदर कुछ चेंजेस, यानी कि जो एग्जाम मॉडल है उसको रीस्ट्रक्चर करना जरूरी है। ठीक है, ये बात उसके अंदर बोली गई है। यहाँ पर से क्यों ऐसा बोला गया, वो इसलिए बोला गया है ताकि यहाँ पर से जो इनका जो मेन गोल था ना वो ये था कि इस तरह की चेंजेस करने से जो बच्चे कोचिंग्स की तरफ रिलाई करते हैं हर चीज़ को लेके, रट्टाफिकेशन क्रैम करते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा एलिमिनेट करा जाए। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है। ठीक है, क्यों करा गया, बिल्कुल एक तो चीज़ यही थी, प्लस में इंडिविजुअल जो है हर एक बच्चे को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिले, उसके हिसाब से उसको सब्जेक्ट चॉइस करने का मौका मिले ताकि वो अपने आप में खुद को अच्छे से परफॉर्म भी कर पाए, प्लस में उसका इंटरेस्ट डेवलप हो पढ़ाई को लेके और उसके अंदर जो है फ्यूचर के साथ वो रेडी भी हो पाए। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं इसके ऊपर। और उसने क्या बोला, तो और वहाँ पर से मैं आपको बता चुका हूँ ये बात की, सीधी सीधी से बात बोली है कि फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी ताकि आप सब्जेक्ट्स ले सकते हो और किस सब्जेक्ट के एग्जाम आपको देने उस हिसाब से ना। और एग्जाम को थोड़ा ईजियर बनाए। ईजियर का मतलब बिल्कुल ईजी नहीं है, मतलब इस तरीके से बनाया गया कि हर एक बच्चा अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता है, थोड़ा थोड़ा सा उसके पास कोर कैपेसिटीज कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने का मौका दिया जाए एक बच्चे को ना। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपके बारे में राय रख रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो रट्टाफिकेशन है कि बच्चे रटते रहते हैं, उसको मीनिंग नहीं पता पर वो रटेगा, तो थोड़ा सा उस चीज को चेंज करने की बोली गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। ठीक है, और साथ साथ ही जो हाई स्टेक्स प्रेशर आता है ना कि पूरे साल में एक बार बोर्ड देंगे तो आपको टेंशन रहती है और एक साल में पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है ताकि बोर्ड देनी है, तो इस चीज पे भी उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस लाने की बात कही थी। ओके, तो इसमें बोला गया है कि भाई यहाँ पर से प्रेशर कम करना है हमें, प्लस में कोचिंग जो कल्चर है ना उसको थोड़ा सा खत्म करने के लिए कि बच्चा बस कोचिंग पे डिपेंड ना हो, वो कुछ स्कूल के एफर्ट्स जो भी है उसका होमवर्क जो स्कूल में मिलता है उसके बेस पर ही एग्जाम क्लियर कर पाए। तो उन्होंने बोला कि कुछ एग्जामिनेशन के अंदर मेन एग्जाम होने चाहिए, ठीक है, और दूसरा कुछ इंप्रूवमेंट एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे और पढ़ते हैं इसके अंदर क्या बोला गया। तो यहाँ पर से जो पैराग्राफ 4.38 है उसके अंदर कुछ बातें बोलेगी, दो तरह की बातें बता देता हूँ। एक तो शॉर्ट विजन था उनका, एक लॉन्ग टर्म विजन था। शॉर्ट विजन तो यही था कि भाई यहाँ पर से कोर कैपेसिटीज प्रायोरिटी थी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट को चॉइस मिलना चाहिए, थोड़ा स्टूडेंट को पास पावर होनी चाहिए कि वो खुद से चॉइस कर सके, प्लस में बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स, मतलब कि उसके पास 2 मौके हो अटेंड करने के, उसमें से जो भी बेस्ट उसका हो ना उसको होल्ड करा जाए, ये चीज़ बात बोली गई। लॉन्ग टर्म विजन क्या था कि यहाँ पर से कुछ अलग तरह का बोर्ड एग्जाम मॉडल बनाया जाए, डेवलप करा जाए कि जिससे हमारे पास कुछ नई चीज़ें देखने को मिले। ठीक है, ताकि प्रेशर कम हो। पोटेंशियल मॉडल्स के ऊपर भी बोला गया उसके अंदर कि भाई यहाँ पर से एनुअल सेमिस्टर या कोई मॉड्यूलर एग्जाम डेवलप होने चाहिए ताकि यहाँ पर से कहते हैं ना रट्टाफिकेशन, मटेरियल किताबों में ध्यान कम लगे, बच्चों रट रहने से बचे। कोर्स कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही उससे रिलेटेड एग्जाम हो जाना चाहिए, कोर टाइप के कॉम्पिटेंसी टाइप के एग्जाम होने चाहिए ताकि बच्चा डेवलप कर पाए। और इसमें बोला गया है कि 2 प्रकार के सब्जेक्ट हो, उसमें स्टैंडर्ड और हायर होना चाहिए। और दूसरा बोला गया है कि 2 पार्ट एग्जाम हो, एक ऑब्जेक्टिव और एक डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव मतलब जो कि पूरा लिखने वाला एग्जाम होता है। क्लियर, ये बातें उसमें बोली गई। तो इसके बाद यहाँ पर से सीबीएसई ने इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से कुछ चेंजेस करे। तो चेंजेस क्या है, उन्होंने बोला क्लास 10th के अंदर 2 बोर्ड होनी चाहिए, 2 बोर्ड एग्जामिनेशन डेवलप करे गए। ठीक है, और उसकी स्कीम को 2026 यानी कि जो अब नेक्स्ट 2026 का एग्जाम होगा ना उसके अंदर ये अप्लाई करी जाएगी। क्लियर, तो इसके अंदर जो भी पॉइंट्स है ना उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ऑफिशियल नोटिस मैं लेके आया हूँ आपका साथ है ना, टेंशन मत लीजिए, एक एक बात समझते हैं जल्दी से। ओके, चलो तो पहला पॉइंट क्या कर रहा है, देखो, क्लास 10th एंड क्लास 12 एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर 15 फरवरी, यानी कि 15 फरवरी के बाद जो भी ट्यूसडे आएगा ना उसमें 10th और 12th की परीक्षाएं स्टार्ट होगी। पहला पॉइंट क्या है,
दूसरा क्या कर रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर साल जैसे कितने बच्चे बैठ रहे हैं, तो इन्होंने क्लास 10 2026 बोर्ड जो होने वाली है उसके अंदर 26.60 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे और क्लास 10 में लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होने वाले एग्जामिनेशन के अंदर। क्लियर है बात? और क्या बोला है, बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल करंट सिलेबस एंड द टेक्स्ट बुक। यानी कि जो भी एग्जाम आप आगे होंगे ना, उसमें सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, जो पिछले साल चल रहा था वही सिलेबस रहेगा और वही टेक्स्ट बुक रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, ये क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, यानी कि ये जो 5 सब्जेक्ट है ना, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी, इनको अलग रखा गया है। बाकी जो बच्चे अपने पास फॉरेन लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज, इनको एक ग्रुप में रखा गया है। और तीसरा जो ग्रुप बना है यहाँ पर से बाकी बचे हुए जैसे IT है, अकाउंटेंसी, जो भी अलग अलग बचे हुए हैं सब्जेक्ट्स हैं, उनको एक ग्रुप में बांट दिया। तो ग्रुप में अभी आपको दिखा दूंगा। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्या बोला गया, अगले पॉइंट पे चलते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि हमारे पास जो पहले 5 सब्जेक्ट है ना, उनका एग्जाम एक ही दिन होगा और वो भी फिक्स डे होगा, जैसे कि अब पहले भी होता है, पिछले साल भी हुआ है, तो इस अगले साल भी सेम एक ही दिन होगा, सेम दिन होगा। ठीक है, उसके बाद बाकी रीजनल और फॉरेन लैंग्वेज के जो एग्जाम होंगे ना, वो भी एक ही दिन होंगे, ऑन अ सिंगल डे होगा। क्लियर? लेकिन जो बाकी बचे एग्जाम है ना, वो कंडक्ट कैसे करे जाएंगे, वो 2 से 3 दिन के अंदर 2 से 3 बार करे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा पड़ा है, देखो स्टार बना के। एग्जामिनेशन ऑफ रिमेनिंग सब्जेक्ट्स विल बी कंडक्टेड 2 times to 3 times। ठीक है, बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन 2 or 3 डे, यानी कि बच्चों के चॉइस के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे उसके हिसाब से 2 से 3 दिन में होंगे और 2 या 3 बार करे जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि डेटा साइंस का कोई एग्जामिनेशन है ना, वो 2 या 3 दिन में होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स कैसे सिलेक्ट करे जाएंगे, तो ये काम आप नहीं करोगे भाई, मेरे को भाई इस दिन देना है एग्जाम, तो ये CBSE डिसाइड करेगी। CBSE को एक फॉर्मूला है, लिखा पड़ा है, देखो CBSE एग्जामिनेशन डे डिसाइड करेगी किसी फॉर्मूले के हिसाब से, जो कि CBSE खुद बनाएगी। हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होगा, स्टूडेंट के हाथ में कंट्रोल नहीं होगा कि भाई इसको ये थर्ड जो ग्रुप है ना, उसके एग्जाम किसी दिन देने हैं, तो वो डिसाइड कौन करेगी, CBSE करने वाली है। ठीक है जी, ओके, स्टूडेंट को इसमें कोई चॉइस नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी इसमें ये इंपॉर्टेंट बात भी बोलेगी कि क्वेश्चन पेपर्स जो है ना हमारे पास थर्ड ग्रुप के अंदर, वो क्वेश्चन पेपर्स आपसे वापस ले लिए जाएंगे जब एग्जामिनेशन आपका खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना सारी बातों का, चेंजेस आ रहे हैं भाई बहुत सारे। ठीक है, बाकी जो पढ़ाई की स्कीम है ना, जो भी पढ़ने का तरीका, पढ़ने की चीज़ें, सब चीज़, किताबें सब सेम रहेंगी, कोई चेंजेस इसमें नहीं आने वाले। ठीक है, और जो पहले चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स को जो भी फैसिलिटीज मिलती आ रही थी, यानी कि हमारे पास CWSN कैंडिडेट्स जो थे ना, स्टूडेंट्स थे, उनके पास जो पहले जो भी फैसिलिटीज मिल रही थी, वो नीड्स फैसिलिटीज अभी भी मिलेंगी, कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, और जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट होते थे, मान लो कोई बच्चा एग्जाम के टाइम में कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में चला गया, ठीक है, तो उस वक्त पेपर नहीं दे पाया, तो उसके लिए अलग से दूसरा एग्जाम हो जाता था। अब ऐसा नहीं होने वाला है, उसके पास अब 2 चॉइस मिलेंगी, तो किसी भी एक में उसको देना ही पड़ेगा। अगर पहला स्किप हो गया तो उसको दूसरा एग्जाम देना पड़ेगा, अलग से कोई स्पोर्ट्स वालों के लिए कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ये साफ लिखा पड़ा है इस पॉइंट के अंदर। ठीक है जी, 13 नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है, द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी फिक्स्ड फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन में भी सेम रहेगा। यानी कि पहला जो एग्जामिनेशन होगा अपने पास, पहला जो बोर्ड होगा, उसका जो भी सेंटर आएगा ना, सेकंड वाले एग्जामिनेशन में भी सेंटर क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले। क्लियर? ओके, LOC क्या है, LOC मतलब है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये जो पहला एग्जाम होगा ना, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जो भी कितने कैंडिडेट्स होंगे उसकी सारी लिस्ट बनाने के बाद ये बनेगी कब, ये बनेगी यहाँ पर से बाय सितंबर एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर का मतलब है 2026 में। जैसे कि अगर मैं इस साल बोर्ड 10th में आया हूँ, तो मेरा जो बोर्ड एग्जाम है 2026 में होगा, जबकि चल रहा है 25, तो अपना जो इस साल का 25 का सितंबर है, उसके एंड के अंदर आपका LOC जो है सबमिट हो जाएगा फर्स्ट एग्जाम के लिए। क्लियर है चीज, आगे बात समझ में? अच्छा, उसके बाद LOC सबमिशन के बाद यहाँ पर से कोई भी सब्जेक्ट्स में चेंज नहीं होगा जो कि आपने ऑफर करे। ठीक है, कोई चेंजेस सबमिशन के बाद नहीं होने वाला है, यानी कि सब्जेक्ट्स आपको ध्यान से चुनने हैं। क्लियर है कि फर्स्ट एग्जामिनेशन आपको किसके देने। दिस विल बी कंसिडर्ड ओनली इन द सेकंड एग्जाम, यानी कि आपको जब सेकंड एग्जामिनेशन दिया जाएगा तो उसमें ही आपको मौका मिल सकता है कि आप सब्जेक्ट चेंज कर पाओ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, फिलिंग ऑफ LOC फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपल्सरी, यानी कि आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है
कि पहले एग्जाम के लिए तो आपको LOC यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में शामिल होना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और उसी के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको पहला एग्जाम और दूसरा एग्जाम दोनों देने या नहीं देने, ना ऑप्ट करना है नहीं करना, ठीक है। उसी के अंदर आपको मिलेंगे ऑप्शंस कि आपको दोनों एग्जामिनेशन देने हैं नहीं देने, ठीक है। जब आप पहला एग्जामिनेशन का LOC भरा जाएगा उस वक्त, क्लियर सर। बाकी कोई भी नया नाम ऐड नहीं होगा LOC में जब सेकंड टाइम भरा जाएगा, मतलब कि पहले वाला ही इंपॉर्टेंट है, पहले वाले के अंदर आपको देना है, उसी के अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे कि पहला और दूसरा आपको सेलेक्ट करना ही नहीं करना, दूसरे वाले में कुछ भी मौका नहीं मिलने वाला, इसलिए सबसे पहला वाला कंपलसरी है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर सेकेंड एग्जामिनेशन LOC विल बी मेड लाइव इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट, यानी कि यहाँ पर से जैसे ही फर्स्ट एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम, उसके बाद तुरंत से यहाँ पर से LOC स्टार्ट हो जाएगी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना पहली बोर्ड का, उसके बाद डायरेक्टली LOC स्टार्ट हो जाएगी किस चीज के लिए, ऑप्टिंग आउट ऑफ सेकंड एग्जाम। यानी कि मान लो कि भाई पहली बार में बच्चे का अच्छा हो गया बोर्ड, वो चाह रहा है कि यार मुझे सेकंड नहीं देना है, तो वहाँ पर से रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद तुरंत LOC खुल जाएगी सेकंड एग्जाम के लिए, और उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, ऑप्ट आउट कर सकता है, मतलब मुझे यहाँ पर से सेकंड एग्जाम नहीं देना, उसका आपको मौका मिल जाएगा ऑप्ट आउट होने का, कब, जब आप पहला एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद 18वां कह रहा है ऑल स्केड्यूल्स विल बी फिक्स्ड, यानी कि यहाँ पर से जो एग्जाम के स्केड्यूल्स होते हैं ना वो पूरे फिक्स्ड होंगे, उसके अंदर कोई चेंजेस किसी हालत में नहीं होने वाला, ऐसा बोला गया, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस, अच्छा बात कर लेते हैं फीस की। फीस बढ़ेगी, ध्यान से सुनो ना, एग्जामिनेशन फीस बढ़ेगी, और ये दोनों के लिए, दोनों एग्जामिनेशन के लिए ली जाएगी। जब पहली बार LOC भरा जाएगा तभी दोनों की फीस ले ली जाएगी, तो ध्यान रखना, और किसी हालत में वापस नहीं करी जाएगी, ठीक है जी, क्लियर है, नॉन रिफंडेबल इन वंस पेड, ठीक है, दोनों एग्जाम के ले जाएगी। फर्स्ट सेकंड एग्जामिनेशन, आप देखो पहले और दूसरे एग्जाम, अब आप बोलो सर कंपार्टमेंट एग्जाम होता था, तो अब सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होने वाला, पहला और दूसरा एग्जाम अपने आप में सप्लीमेंट्री की तरह काम करेगा, क्लियर है। पहला दूसरा एग्जाम कैसे काम करेगा, सप्लीमेंट्री के लिए। 21 पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। 21 पॉइंट यहाँ पर से कह रहा है कि नो स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन एनी सर्कमस्टेंस, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पर से कोई भी स्पेशल एग्जाम नहीं होने वाला किसी भी परिस्थिति के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है फैसिलिटीज ऑफ वेरिफिकेशन फोटोकॉपी एंड रिवॉल्यूशन एक्सटेंडेड आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन टू द स्टूडेंट्स विल बी रिव्यूड एंड फ्रेम इन अकॉर्डेंस विद द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, मतलब कि जैसे रिजल्ट आ जाता है तो उसमें कुछ एरर्स आते हैं, रिवॉल्यूशन होगी आपकी कॉपीज का, या आपको रिजल्ट रिव्यू करना है, कोई भी एरर आता है तो उसको यहाँ पर से बताया गया है कि वो उस दौरान किस समय होगा, वो उसमें बता दिया जाएगा आगे फ्यूचर अपडेट्स में, ठीक है, टाइम कैसे रहेगा। अगला हमारे पास है क्या, स्कूल्स विल बी एसेस्ड फॉर बिकमिंग एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि यहाँ पर से स्कूल को देखा जाएगा कि भाई कौन सा स्कूल सही है एग्जामिनेशन सेंटर बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर से एक लेटर सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड टू एंश्योर टू एज क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि यहाँ पर से एग्जामिनेशन सेंटर जो भी बनेंगे ना उनकी क्वालिटी को भी देखा जाएगा, क्लियर, ये बोला गया है। कोई भी स्कूल सेल्फ सेंटर नहीं बन सकता, मतलब कि मेरी अगर कोई स्कूल है तो मैं चाहूँ वो सेंटर बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मान लो कि मेरी स्कूल है और उसके आसपास कोई नियरेस्ट स्कूल नहीं है, वो बहुत दूर है, यहाँ पर से उस स्कूल को, यानी मेरी स्कूल को मुझे मैच करना पड़ेगा ताकि बच्चों को मैं वहाँ पर से आराम से सही तरीके से पहुँचा सकूँ, तो मेरी स्कूल को मैच करना पड़ेगा, यही लिखा पड़ा है। देखो, इफ देयर इज नो स्कूल नियर टू अ स्पॉन्सरिंग स्कूल and as per policy if the examination center is at a distance needful arrangements will be made by the sponsoring school, क्लियर है कि स्कूल को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर से सिर्फ नेशनल गैजेटेड हॉलीडेज पे एग्जाम नहीं होगा, बाकी स्टेट हॉलीडेज है या कुछ भी है तो उससे मैटर नहीं करेगा, उन पर एग्जाम हो सकता है, ओनली नेशनल गैजेटेड हॉलीडेज पे एग्जाम पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। कैंडिडेट्स एज पर डिफाइंड एलिजिबिलिटी विल बी अलाउड टू अपेयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पर से जो भी एलिजिबिलिटी होगी कैंडिडेट्स की पहले एग्जाम में वही एग्जाम दे पाएंगे पहला बार। कोई पासिंग डॉक्यूमेंट फर्स्ट एग्जाम के बाद आपको नहीं मिलने वाला कि भाई आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको भाई डॉक्यूमेंट चाहिए, लाओ सर डॉक्यूमेंट लेके आओ मेरा, है ना, ये क्या है, तो उसका कोई आपके पास पासिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा पहले एग्जाम का। जो भी रिजल्ट मिलेगा ना आपको डिजी लॉकर में मिलने वाला है, ठीक है। देखो ये लिखा पड़ा अगले पॉइंट में कि परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन डिजी लॉकर, यानी कि आपकी जो भी पहले एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस है वो कहाँ पर मिलेगी, डिजी लॉकर में मिलने वाली है। और इस चीज को आपको क्लास 11th में एडमिशन की तरह यूज करा जा सकता है, ठीक है।
और मान लो कि कब यूज करोगे, जब बच्चा चाहता है कि भाई मेरे को सेकंड एग्जामिनेशन में अपेयर नहीं करना, मैं पहले वाले से संतुष्ट हो चुका हूँ, तो वो डिजी लॉकर में जो परफॉर्मेंस कार्ड आएगा उसका परफॉर्मेंस मिलेगी, उसके बेस पर वो 11th में एंट्रेंस ले सकता है। ठीक है, ऑल द कैंडिडेट विल बी इश्यूड पासिंग डॉक्यूमेंट्स आफ्टर द सेकंड एग्जामिनेशन रिजल्ट, यानी कि जब दूसरा एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके बाद उसको रिजल्ट पासिंग डॉक्यूमेंट उसके बाद ही मिलेगा, पहले एग्जाम के बाद नहीं, दूसरे एग्जाम के बाद मिलने वाला है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट जो भी होगा ना वो सिर्फ एक बार होगा, दो बार प्रैक्टिकल नहीं होंगे, 2 बार इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा, सिर्फ एक बार ही होगा। तो ध्यान रखना, प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट में आपको एक ही बार मौका मिलेगा। मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट जो भी है ना, उसके अंदर आपको पहले एग्जाम जो दिया आपने उसके मार्क्स, दूसरे एग्जाम दिए उसके मार्क्स, और प्लस में जो बेस्ट है उसके मार्क्स, प्लस में ग्रेड, और जो आपका प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स वो आपको पासिंग सर्टिफिकेट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेटर ऑफ द 2 मार्क्स विल बी आल्सो भी मेंशन, मतलब कि जो भी इन दोनों में से मार्क्स आपके बेस्ट आए ना वो भी मेंशन उस मार्कशीट में करा जाएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट क्या करा है, स्टूडेंट्स नॉट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन कुड बी अलाउड एडमिशन इन क्लास 11। मान लो कि भाई पहले वाला एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो वो 11th के अंदर क्या है, एंटर तो कर सकता है, उसको एंट्री तो मिल जाएगी। तो उसका जो रिजल्ट आएगा सेकेंड एग्जाम का, उसके बेस पे उसका एडमिशन फिक्स होगा 11th में कि वो एडमिट हो पाएगा या नहीं पाएगा। पहले वाले के बाद वो चाहे फेल हो जाता है, क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो भी वो 11th में बैठ तो सकता है, पर उसका एडमिशन फिक्स कब होगा, जब उसका सेकंड का रिजल्ट आ जाएगा। अब सेकंड में फेल हो गया तो वापस भैया तो आ जाओ और अगले साल 10th फिर से देना। ठीक है, तो मेरिट सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर सेकंड एग्जामिनेशन, बता ही चुका हूँ, सेकंड एग्जामिनेशन के बाद मिलेगा आपको जो भी सर्टिफिकेट मिलने वाला है। स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग ऑल 5 सब्जेक्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज पास, वो भी एज सेम ही है कि 5 सब्जेक्ट में आप पास हो गए तो वहाँ पर से उसको क्या बोला जाएगा कि पास हो चुका है, 5 सब्जेक्ट के अंदर क्वालिफाई कर गए तो आप पास माने जाओगे, ऐसा सीबीएसई बोल रही है। स्टूडेंट्स हु फेल टू पास फ्रॉम 1 से लेके 5, आपके पास जो स्टार्टिंग में 5 सब्जेक्ट थे उसमें से 1 से लेके 5 सब्जेक्ट में अगर वो फेल हो जाता है ना, तो उसको वहाँ पर से विल बी प्लेस अंडर द इम्प्रूवमेंट कैटेगरी। मान लो कि भाई 1 से लेके 5 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो, है ना, पहले एग्जामिनेशन में, तो उसको इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, यानी वो सेकंड एग्जाम में वो वाले जिनमें फेल हो चुका है उन एग्जाम को दे पाएगा। जैसे कंपार्टमेंट एग्जाम में होता है ना, ये भाई फेल हो गया सप्लीमेंट्री के अंदर, तो आप वहाँ पर से कंपार्टमेंट में उन्हीं के पेपर देते जिसमें फेल हो गए, तो सेम यहाँ पर से ये चीज़ होगी सेकंड एग्जाम के अंदर, यानी सप्लीमेंट्री की तरह वर्क कर रहा है एग्जाम। द सिलेबस फॉर एनी एग्जामिनेशन विल बी द सिलेबस ऑफ द ईयर ऑफ एग्जाम, यानी कि यहाँ पर से जब आप दोगे एग्जाम तो सिलेबस कौन सा होगा, जो भी चल रहा है एग्जामिनेशन का वही सिलेबस होने वाला है। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, एडिशनल सब्जेक्ट्स विल नॉट बी परमिटेड, नहीं आपको अलग से कोई सब्जेक्ट्स नहीं मिलने वाले। इसका मतलब क्या है कि आफ्टर पासिंग क्लास 10 स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड इन स्टैंड अलोन सब्जेक्ट, यानी कि अगर आपने पास कर लिया तो आपको कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं मिलने वाले, जो भी सब्जेक्ट आपने पहले चूज करे हैं ना वही के वही रहने वाले। ठीक है, इफ अ स्टूडेंट इज डिक्लेयर पास बाय रिप्रेजेंटिंग द 6-7 सब्जेक्ट, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक पूरा यहाँ पर से है ना ग्रुप सारे तरह, तो हमारे पास 6 या 7 सब्जेक्ट में वो पास हो जाता है तो वो यहाँ पर से एलिजिबल होगा इम्प्रूवमेंट इन द फेल सब्जेक्ट ओनली फॉर द नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर फर्स्ट एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या है, मतलब कह रहा है कि अगर एक स्टूडेंट को यहाँ पर से 6 या 7 सब्जेक्ट है, अभी अपने पास टेबल आएगी उसमें हम लोग देखेंगे 6 या 7 सब्जेक्ट में से कोई से एक सब्जेक्ट में वो पास हो जाता है, यानी कि वो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में आ जाएगा। 6-7 में पास हो गया तो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में जाएगा, तो उसका एग्जाम कब होगा, उसका एग्जाम या तो सेकंड में होगा, और सेकंड में भी नहीं होगा तो अगले साल जो होगा उसका पहला वाला एग्जाम, उसमें आपको मौका मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब 6th और 7th एग्जाम का यूज करके वो पास हो रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो उसको यहाँ पर से 5 सब्जेक्ट यानी पुराने 5 में अगर वो फेल हो जाता है तो उसको मौका कब मिलेगा, इम्प्रूवमेंट का, नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर फर्स्ट एग्जामिनेशन, यानी पहले के बाद सेकंड के बाद वो जो अगले साल की अगली बोर्ड जो होगी 10वीं की, उसका पहले एग्जाम में उसको मौका मिल जाएगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ एलओसी, यानी एलओसी जब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिट हो जाएंगे तो उसका कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ये तो पहले पता चल चुका हम लोग को। अगर स्टूडेंट चाहता है कि उसका सब्जेक्ट चेंज हो एलओसी के बाद, तो ये कब होगा, ये सिर्फ सेकंड एग्जामिनेशन में हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, पहले पढ़ चुके हैं, सेकंड एग्जामिनेशन होगा उसी में आप सब्जेक्ट चेंज कर पाओगे, पहले वाले में एलओ सब्जेक्ट होने के बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे भाई। Such students can opt not to appear in that subject during the first semester, यानी कि अगर ऐसा हो कि भाई इसको सब्जेक्ट यहाँ पर से चेंज करने हैं तो पहले वाले जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें वो सब्जेक्ट में अपियर ना हो और वहाँ से ऑप्ट आउट हो जाए।
ठीक है। इफ़ दे अपीयर, अगर वो अपीयर होते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन में, तो वो यहाँ पर से सेकंड एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट चेंज नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मान लो भाई मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे को इस एग्ज़ाम पहले वाले एग्ज़ाम में ये सब्जेक्ट नहीं लेना था पर मैंने ले लिया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको चेंज करूँ। तो मैं कैसे चेंज करूँगा कि पहले वाले एग्ज़ाम में मैं जाऊँगा ही नहीं, पहले वाले एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना नहीं जाऊँगा। मैं सीधा क्या करूँगा कि जब सेकंड एलओसी भरी जाएगी तो मैं उस वाले एग्ज़ाम को चेंज करके उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम में मैं चेंज कर सकता हूँ, ये इसमें बताया गया। मतलब पहले वाले में जो सब्जेक्ट चेंज करना है उसमें आप मत दो, उसका एग्ज़ाम मत दो, सीधी सी बात ये बोली गई है। तब आपको सेकंड एग्ज़ाम में मौका मिलेगा। अगर आप पहले वाले उस सब्जेक्ट को पहले एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर लेते हो तो आपको मौका नहीं मिलेगा चेंज करने का सेकंड एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट और पॉइंट, स्टूडेंट्स अपीयर्ड ओनली इन द सेकंड एग्जामिनेशन, नो फर्दर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट। यानी कि जो सेकंड एग्जामिनेशन में भी अपडेट हो चुका है उसके बाद कोई एग्जामिनेशन इसमें कंडक्ट नहीं करी जाएगी। सच स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन। यानी सीधे सा बता देता हूँ कि मान लो सेकंड एग्जामिनेशन में भी नहीं हुए तो आप अगले साल की जो है ना फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा, जो बोर्ड का पहला एग्जाम होगा, दो में से एक, उसमें आप अपीयर हो सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर सिलेबस जो अगले साल का रहेगा ना वो सिलेबस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बाकी इसमें अभी भी यहाँ पर इस पॉलिसी को रिव्यू करा जा रहा है, फीडबैक लिए जा रहे हैं, तो फर्दर अपडेट्स मिलेंगे, उसमें देखते हैं और हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए। ठीक है, ये सारी बातें उसमें बताई गई है। तो यहाँ पर से ग्रुप बता देता हूँ आपको, देखो तो यहाँ पर से क्लास 10 2026 में इन्होंने कुछ ब्यौरा बना रखा है कि भाई एग्जामिनेशन कब होगा, तो 15 फरवरी के बाद जो भी पहला ट्यूसडे आता है उसमें होगी, तो 17 फरवरी से 6 मार्च चलेगा आपका पहला बोर्ड एग्जाम, यानी फर्स्ट फेज बोला गया, और दूसरा 5 मई से 20 मई चलने वाला है। और लगभग इतने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होंगे 26,60,000, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन चलेगी लगभग 34 डेज। ठीक है, सब्जेक्ट्स कितने ऑफर करे जाएंगे 84, और यहाँ पर से लगभग इतनी सारी जो आपकी बुक्स होंगे यानी कि टेस्ट कॉपी होती है जो आपकी चेक करनी होती है, वो इतनी कॉपीज परफॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, अब ये हमारे पास सब्जेक्ट्स के ग्रुप है। तो जो मैंने बोला था 5 सब्जेक्ट अपने पास, तो यहाँ पर से हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल, ये 5 सब्जेक्ट अलग से हैं। बाकी ये रीजनल और फॉरेन लैंग्वेज का ग्रुप ये बन रहा है, और ये आपके पास रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का ग्रुप है। इसमें IT, YT, होम साइंस, हार्डवेयर रिलेटेड, बुक्स कीपिंग, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस मार्केट, बैंकिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, जो भी है इसके अंदर, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह सब इसके अंदर आ जाएंगे। ये आपके 3 ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें मेन बात आपको क्या रखनी है कि की डेट्स क्या है, सबमिशन कब होगा LOC का, पहले वाले एग्जाम का एंड ऑफ सितंबर में शुरू हो जाएगा, और फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा 15 फरवरी के बाद, यानी 17 फरवरी से स्टार्ट होगा, और सेकंड एग्जाम होगा आपका 20 मई में। तो तैयारी में लग जाओ भैया, अभी से चेंजेस आ गए हैं। जून 30 को आपको रिजल्ट भी जाएगा, पहले से बता दिया आपके बार सब कुछ ऐसा होगा। यानी सिंपल वर्ड्स में बोले ना तो ये जो पॉलिसी है, दिस पॉलिसी मीन्स 2 मेन एग्जाम इन 10th ग्रेड, यानी कि इसमें 2 एग्जाम होंगे 10वीं के अंदर, ताकि बच्चा ना अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर पाए। यानी कि इस बार बोर्ड की टेंशन कम करी गई है, 2 बोर्ड एग्जाम कराए गए हैं, ताकि यहाँ पर से एक बच्चे का स्कोर जो है वो इम्प्रूव कर पाए, दोनों के अंदर जो बेस्ट मिलेगा उसको वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम है ना स्ट्रेसफुल कम हो, और फोकस करे किसके ऊपर, अंडरस्टैंड, यानी सीखने पे ध्यान लगाया जाए, स्ट्रेस को कम करके, नॉट जस्ट मेमोरी, यानी रटने की प्रक्रिया को खत्म करने के लिए यहाँ पर से सब चीज़ करा गया है। कोचिंग कल्चर खत्म हो जाए, बच्चा कोचिंग के पीछे ना भागे, सिंपल सी बात बोली है। तो आपको यहाँ पर से देखना पड़ेगा इसका रिव्यू, क्या आप बताइए भाई ये वाला, आप बताइए यहाँ पर सिस्टम कैसा लगा आपको, चेंजेस कैसे लगे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय दीजिए। ठीक है, ताकि CBSE फर्दर अपडेट्स लेके आए उसी हिसाब से। यार